अदालत के इस फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या लालू यादव की राजनीति आखिरी पड़ाव पर आ गई है। सीबीआई अदालत के फैसले के बाद सवाल उठने लगा है कि अब लालू यादव के पास क्या कोई विकल्प बचा भी है। बिहार में 2005 के बाद से लालू यादव के राजनीति का पतन शुरू हो गया था। 2010 के चुनाव में बुरी तरीके से हाशिए पर चले गए। इस सजा के बाद तो माना जा रहा है कि नीतीश से रिश्ते को लेकर कांग्रेस के आगे कुहासा छटने लगा है और लालू यादव के आगे कुहासा जो है वो दिल्ली तक कहीं ना कहीं एक बार फिर से छाने लगा। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि लालू यादव जिस तरीके की राजनीति करते थे, जिस तरीके के फिनोमेना था, जिस सामाजिक न्याय और सेकुलरिज्म की लड़ाई उन्होंने लड़ी और मंडलवाद की राजनीति की, क्या उसका भी अंत होने वाला है क्या? यह भी आज का बड़ा मुद्दा और बड़ा सवाल। चारा घोटाले में सजा क्या लालू के सियासी ताबूत की आखिरी कील साबित होगी? क्या बिहार से लेकर दिल्ली तक का सियासी समीकरण बदलेगा? क्या कांग्रेस से करीबी की उनकी तमाम कोशिशों पर ताला लग जाएगा? क्या लालू की सजा नीतीश और कांग्रेस के रिश्तों पर मोहर लगा देगी? यूं तो कांग्रेस के नेता अब भी लालू के जेल जाने पर अफसोस जाहिर कर रहे हैं, लेकिन जब राजनीतिक रिश्तों और गठबंधन का सवाल आता है तो कन्नी काट जाते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि लालू प्रसाद यादव जी को सजा सुनाई गई है। वे षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। It would be too early to say anything on political alignment or realignment of the Congress party in Bihar और झारखंड। अब आपको समझाते हैं कि लालू के जेल जाने से बिहार के राजनीतिक समीकरण पर क्या असर पड़ेगा। कांग्रेस दोषी करार दिए गए लालू से पल्ला झाड़ने की कोशिश करेगी। नीतीश की दोस्ती कांग्रेस से और प्रगाढ़ होगी। हाल ही में सरकार ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की नीतीश की मांग की ओर कदम बढ़ाकर उनसे नजदीकी का संदेश दिया है। और सबसे अहम पहलू, लालू जेल में है, मुसलमान मोदी विरोध के नाम पर नीतीश के साथ। ऐसे में अगर यादवों ने लालू को कमजोर पाया तो एक स्थिति ये भी बन सकती है कि वो बीजेपी का रुख करे। बीजेपी ने इसी रणनीति के तहत नंदकिशोर यादव को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया। हालांकि बिहार बीजेपी के नेता इस संभावना से इनकार कर रहे हैं। लालू जी के वोटर लालू जी के साथ रहेंगे। कोई कयास न लगावे कि लालू जी के वोटर लालू जी को छोड़ देंगे। जहां तक दिल्ली का सवाल है तो वहां भी लालू के दुर्दिन ही दिख रहे हैं। अगर सत्ता में यूपीए की वापसी होती है और नीतीश और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो लालू यादव फिर हाशिए पर होंगे। अगर एनडीए सत्ता में आती है तो उसके साथ तो लालू के जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन अगर थर्ड फ्रंट की कोई संभावना पैदा होती है तो लालू वहां हाथ पांव मार सकते हैं, बशर्ते नीतीश वहां भी उनका खेल खराब न कर दे। वैसे कांग्रेस भक्ति में लालू ने लेफ्ट फ्रंट से भी रिश्ते खासे खराब किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IDN 7। इस फैसले एजेंडा के 5 सवाल है। पहला सवाल, क्या लालू यादव को मिली सजा सियासी जमात के लिए एक सबक साबित होगी? दूसरा सवाल, क्या यह सजा लालू यादव की राजनीति का अंत साबित करेगी? तीसरा सवाल, आने वाले दिनों में बिहार की राजनीतिक दशा और दिशा क्या होगी? चौथा सवाल, क्या 2014 में कांग्रेस लालू को छोड़ नीतीश का हाथ थामेगी? और आखिरी सवाल, क्या यादव वोट बैंक लालू की वापसी में मददगार साबित होगा? ये वो सवाल है जिस पर आज चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर जाहिर है, लालू यादव की सजा के बाद उनका पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग जाएगा। हमारा एजेंडा साफ है, घोटालेबाजों का हो राजनीति से सफाया। बात करने के हमारे साथ है कांग्रेस के नेता सत्यव्रत चतुर्वेदी जी, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी, जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह, आरजेडी के आलोक मेहता और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राहुल जी, इस पूरे मामले में आज हर आदमी यह कह रहा है कि लालू यादव की राजनीति का अंत होता नजर आ रहा है, लेकिन क्या आप इस बात के लिए यह सोचने के लिए तैयार हैं कि जिस लालू यादव के फिनोमेना के तौर पर देखा जाता था, मंडलवाद की राजनीति के सबसे बड़े मसीहा के तौर पर देखा जाता, क्या वाकई उनका द एंड है या पिक्चर अभी बाकी है? नहीं, इसको बिल्कुल अंत तो नहीं मानना चाहिए, लेकिन ये लालू यादव पिछले 10-15 साल में जिस राजनीति की एक नई खास शैली के प्रतीक के रूप में उभरे थे, सामाजिक न्याय की राजनीति के नाम पर जिस तरह से घोर परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार और अहंकारवाद की राजनीति एक तरह से उन्होंने की और उसका खूब दोहन किया अपने उस ठोस वोट बैंक का, और बिल्कुल अप्रत्याशित ऊंचाइयों तक पहुंचे। एक ऐसी ऊंचाई पर जहां पर वो इतने मनमाने हो गए थे कि उनको कभी लगा ही नहीं कि वो कुछ भी कभी फंस सकते हैं। एक तरह का एक बिल्कुल वो निर्भय हो गए थे। वो राजनीति अब नहीं चलेगी और उनको जो सजा मिली है, दरअसल ये उनको तो सजा मिली ही है, लेकिन ये पूरे देश के राजनीतिज्ञों के लिए, राजनीतिक पार्टियों के लिए राजनीति के अपराधीकरण और भ्रष्टाचारियों के राजनीति में आने
इन सारी चीजों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका है, एक सबक है और एक संदेश है। बट राहुल जी, लेकिन एक सवाल इस बात को लेकर है कि जब भी लालू यादव का नाम होगा और अभी द एंड कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्या यह नहीं माना जाएगा कि लालू यादव दरअसल उस नई राजनीति के प्रतीक थे जिसको सामाजिक न्याय की राजनीति कहा जाता था, जिसको मंडलवाद की राजनीति कहा जाता था, और उसके साथ जिस तरीके से सेकुलरवाद की पॉलिटिक्स थी जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोकना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता, क्या ये पूरी की पूरी वो राजनीति की नई दिशा जो थी, जो नई राजनीति थी, क्या उसका भी अंत माना जाए इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये मानना तो बिल्कुल नादानी होगी। ये एक पड़ाव है, लेकिन सामाजिक न्याय की लड़ाई तो जारी रहेगी। लालू आज अगर भले ही ना हो और उनकी आज की पार्टी जो अब तक सामाजिक न्याय की लड़ाई में आगे रही है, वो मुझे लगता है कि जैसे उनकी पार्टी बिखरेगी, उनके बहुत से साथी जाएंगे, एक नए समीकरण बनेंगे उनके अपने वोट बैंक के भीतर और बिहार की राजनीति में भी। लेकिन सामाजिक न्याय की ताकतों की जरूरत बनी रहेगी, उन वर्गों के लिए लड़ने की और उनको राजनीतिक स्वर और नेतृत्व देने की जरूरत बनी रहेगी। तो मुझे लगता है कि एक नए तरह के नेतृत्व की उम्मीद हम कर सकते हैं, फौरन नहीं लेकिन थोड़े समय के बाद। बिल्कुल सत्यव्रत चतुर्वेदी, क्या आप राहुल जी की इस राय से सहमत की? जो पॉलिटिक्स लालू जी कर रहे थे और जिस तरीके से उस पॉलिटिक्स के साथ एक मस्खरापन आ गया, जिस तरीके से उसके साथ परिवार आ गया, वो दरअसल वो राजनीति नहीं थी जिसकी शुरुआत 1990 के दशक में शुरू हुई थी और कहीं और जाके खत्म हुई। देखिए, लालू यादव की जो पृष्ठभूमि रही है वो जेपी आंदोलन से जुड़ी रही जी, और जयप्रकाश नारायण के आंदोलन की पैदाइश है लालू यादव और कई अनेक और अन्य नेता जो आज विभिन्न पार्टियों में हैं। मैं समझता हूं जहां तक उस मूलभूत शैली का सवाल है वो तो व्यक्ति के जाने से शायद बदल सकती है जी, लेकिन जो विचारधारा जिसको प्रतिनिधित्व लालू और उनकी पार्टी करते रहे हैं वो विचारधारा समाप्त तो हो जाएगी, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं हूं जी। उस विचारधारा के प्रवाह का केवल अकेला एकमात्र स्रोत लालू यादव नहीं थे। व्यक्तिगत शैली उनकी अलग हो सकती है, लेकिन जिस राजनीतिक विचारधारा की वो बात कर रहे थे वो हमेशा रेलेवेंट रहेगी। धर्मनिरपेक्षता इररेलेवेंट नहीं हो सकती, समाज में सामाजिक न्याय की बात इररेलेवेंट नहीं हो सकती। उसका प्रतिनिधित्व करने वाले लोग बदल सकते हैं, चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन वो मुद्दे जिंदा रहेंगे और उन मुद्दों को आगे कौन उसका नेतृत्व संभालेगा, उसका फरमाबरदार कौन बनेगा, उसका झंडाबरदार कौन बनेगा, ये वक्त तय करेगा। क्या कांग्रेस पार्टी उस लाइन ऑफ जो पॉलिटिक्स है उसके साथ अपने आप को जोड़ने की कोशिश करेगी? देखिए, हमारी अपनी नीतियां पृथक हैं और जो नीतियां उनमें से कुछ उनसे मिलती जुलती हैं, कुछ नहीं मिलती जुलती हैं। तो जिन नीतियों के बारे में, जैसे धर्मनिरपेक्षता का मुद्दा है, हमारी और उनके बीच में इस मामले पर कोई विवाद नहीं था, हमारी और उनकी एक राय थी। जैसे सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हमारी और उनकी सोच इस मामले पर भी लगभग एक थी। लेकिन बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं जिन पर हमारी और उनकी सोच में भिन्नता थी। हम जातिवाद को प्रश्रय नहीं दे सकते, आरंभ से ही हम उसके विरुद्ध रहे हैं। हम जो उच्च श्रृंखलता है राजनीति की, उसके हम पक्षधर कभी नहीं रहे हैं, उस पर हम उनसे अलग सोच रहे हैं। बट आप हमेशा लालू यादव के साथ थे, वो आपके कैबिनेट में भी रहे। हम हमेशा नहीं थे। लालू यादव तो एंटी कांग्रेसिज्म की पैदाइश थे लंबे समय तक आपके साथ। लेकिन यूपीए 1 बना जब, उसमें हमने जब आह्वान किया शिमला से सोनिया जी ने कि सभी धर्मनिरपेक्ष दल अपनी छोटी मोटी मतभेदों को भूलकर सांप्रदायिकता जैसे बड़े जहर से और राक्षस से लड़ने के लिए एक मंच पर एकत्रित हों, तो लालू भी उसमें शामिल हुए और उनके सम्मिलित होने के बाद वो हमारी सरकार में भी रहे। फिर इसके बाद में पिछले चुनाव के समय पर उनने एक अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था और उस अलग रास्ते पर फिर हमारा और उनका सहयोगी संबंध तो बना रहा, लेकिन वो अब हमारे घटक दलों में नहीं थे। मैं कह रहा हूं कि क्या आगे आपके घटक दल हो सकते हैं, साथ रह सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूं, न मैं ज्योतिषी हूं। राजनीति में संभव और असंभव कुछ नहीं के बीच बहुत भीनी सी एक छोटा सा पर्दा होता है। मैं ये नहीं कहना चाहता आज के समय पर कि इस फैसले के कारण उस राजनीति से, जिस राजनीति का प्रतिनिधित्व लालू करते थे, उससे हम दूर हो जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। सोचना गलत होगा, लेकिन यह बात बहुत सही है, चाहे वो मामला ओम प्रकाश चौटाला की सजा का हो, चाहे वो लालू यादव की सजा का हो,
इस बात से एक उम्मीद आम लोगों में जगी है कि अब वो लोग भी जो बहुत पावरफुल माने जाते थे, अब वो भी कानून के हाथ और कानून के दायरे से अब बाहर नहीं रह सकते। और ये एक अच्छा संकेत है। अच्छा संकेत। व्यक्तिगत राय हमारी किसी की कुछ भी हो सकती है, हमें खुशी हो सकती है, किसी को दुख हो सकता है, लेकिन एक सार्वजनिक रूप से ये जो मैसेज, ये संदेश गया है देश में, वो एक पॉजिटिव मैसेज तो कहा जाए। वो एक पॉजिटिव मैसेज है। राजू प्रताप रूडी जी, आपकी पार्टी आज थोड़ी सी खुश होगी क्योंकि उसको लगा कि आपके लिए एक नया रास्ता वहां खुलने का संभावना बनता है। अगर लालू प्रसाद यादव कमजोर होते तो लगता है कि बीजेपी को शायद फायदा हो सकता है उस बात को। लेकिन सवाल इसी बात को लेकर यह है कि जिस राजनीति को लालू प्रसाद यादव रिप्रेजेंट करते थे और उनकी पहचान बनी लाल कृष्ण आडवाणी के रथ यात्रा को रोकने से, क्या यह महज इत्तेफाक है कि नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी को रोककर उसी पहचान को एक्वायर करना चाहते हैं और उस वजह से बीजेपी थोड़ी सी ससोपंज में है? देखिए, मैं सत्यव्रत जी की बात सुन रहा था जी, और उन्होंने कहा कि एक बात वो भूल गए कि 2005 में जब लालू प्रसाद जी ने बिहार में, जिसको हम जंगल राज कहते थे, बिहार की जनता ने वहां परिवर्तन किया और उनको बिहार सरकार से बाहर किया जी। 2005 में फिर वो देश की सरकार में लालू जी आ गए और कांग्रेस में उन्होंने कांग्रेस को समर्थन दिया। कांग्रेस की संख्या नहीं थी और उसके एवज में उन्होंने कुछ जोड़ तोड़ की राजनीति की, कुछ जो भी राजनीति में हो सकता है, और उस पद का उपयोग किया। और उसका एक लाभ तो सीधे तौर से उन्होंने उठाया कि कांग्रेस के शासन में उन्होंने जो डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस था उनके राबड़ी देवी के खिलाफ, उसको समाप्त कराया। और उनकी ये प्रयास लगातार रही और कल तक, पिछले हफ्ते तक ये प्रयास रही कि कानून ऐसा बने, जब ये तय हो गया कि उनकी सजा होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस सुनवाई को, जब वो चारा घोटाला में जज को बदलवाना चाहते थे जी, और वो बदलवाने में सफल नहीं हुए, तो उस समय उनको लगा कि जेल जाना तय है। फिर जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि कोई आदमी अगर हत्यारा हो, लुटेरा हो, रेपिस्ट हो, तो उसे अगर वो कन्विक्शन हो जाए, उस पर फ्रॉड का चार्ज हो, चीट हो, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। अब फिर कांग्रेस ने आपाधापी में एक कानून बनाने का कोशिश किया और सत्यव्रत जी कह रहे हैं अच्छा है, राहुल जी ने अच्छा किया, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी के लोगों ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात करके कहा कि ये कानून बनेगा तो इस देश में जो एमएलए होगा, एमपी होगा, कांग्रेस ये चाहती है कि कहीं जी आप जिस सवाल पर जाना चाहते हैं कि बिहार में क्या स्थिति रहेगी, वैसे भी बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना अलग स्थान, हम लोगों ने नीतीश जी के साथ जो हमारा संबंध था वो टूट गया, उन्होंने हमारे साथ धोखा किया। वो सत्ता में बने रहने के कारण कल तक वो जब बिहार के सत्ता में थे तो वो आडवाणी जी के और नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलते थे, गुजरात राइट में जाने की बात नहीं करते थे, गाइसल के ट्रेन एक्सीडेंट में इस्तीफा देने की बात करते, लेकिन गोधरा में वो इस्तीफा नहीं दे। लेकिन वो आज कांग्रेस के करीब है, कांग्रेस को भी उसका संख्या, और बेचारे लालू यादव को तो अब जेल चले गए हैं, वैसे भी उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। तो वैसी स्थिति में बिहार की जनता तय करेगी। देखिए, बिहार की जनता को आज एक प्रकार से जो चेहरा लालू प्रसाद यादव का दिखता था, कहीं न कहीं आज नीतीश कुमार का भी चेहरा दिखता है जी। आप कह रहे हैं नीतीश कुमार का भी चेहरा दिखता है। स्थिति में मुझे लगता है कि जो बिहार में 3 मुख्यमंत्री, क्षमा कीजिए इस बात को, 2 मुख्यमंत्री बिहार में जेल चले गए हैं। एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, आज जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, दूसरे एक सांसद उनके जनता दल यूनाइटेड के हैं, और तीसरे राष्ट्रीय जनता दल के नेता, जो ये सब लोग आज कांग्रेस के करीब है। और चौथे व्यक्ति का नाम है जो प्रमुख है बिहार में, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जिस पर 22 नवंबर को सीबीआई कोर्ट ने कहा है जवाब दीजिए। तो बिहार के 10 करोड़ जनता ये देख रही है कि किस प्रकार से निरंतर जो भी बिहार का मुख्यमंत्री बना है उसे राज्य से ज्यादा, और वो राजू जी वो रेटरिक्स की बात है कि लालू कमजोर होंगे तो वोट कहां जाएगा। राजू आप जी जिस तरह बात कर रहे हैं वो दरअसल रेटरिक्स की बात है। ललन सिंह जी, क्या लालू प्रसाद यादव के मॉडल को अपनाने की कोशिश आज नीतीश कुमार जी कर रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर 15 साल शासन कर सकते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा को रोककर, तो आज ये संदेश नीतीश कुमार देना चाहते हैं कि भाई हमने भी नरेंद्र मोदी के साथ न जाके बल्कि उनको रोकने की कोशिश की है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार लालू यादव को कॉपी करने की कोशिश करें। यानी लालू की पॉलिटिक्स आज भी जिंदा है नीतीश कुमार के फॉर्म में, जो सेकुलरवाद की बात करती है, जो मंडलवाद की बात करती है, और जो उसमें सिर्फ जंगल राज नहीं है। क्या नीतीश जी की कॉपी कर रहे हैं लालू जी? नहीं, आशुतोष जी, हम आपके इस बात से सहमत नहीं हैं कि नीतीश जी आज लालू जी की कॉपी कर रहे हैं। हम अभी रूढ़ी जी की भी बात सुन रहे थे, हम उनको याद कराना चाहते हैं कि 1996 में जब भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोगों का समझौता हुआ था, उस समय हमारी समता पार्टी थी, और उस समझौते के तहत 3 शर्त थे। पहला शर्त था
कि जो अयोध्या का भूमि विवाद है वो भूमि विवाद किसी भी कीमत पर या तो आपसी सहमति से तय होगा या कोर्ट के फैसले से तय होगा। दूसरा था कि कॉमन सिविल कोड के सवाल पर कोई भारतीय जनता पार्टी छेड़छाड़ नहीं करेगी। तीसरा सवाल था कि संविधान की धारा 370 के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगी। मतलब कि ये पूरे जो तीनों सवाल थे ये सांप्रदायिकता के साथ जुड़े हुए थे और उस समय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने और अटल जी ने हम लोग को आश्वस्त किया था और इसलिए जो एनडीए का एजेंडा ऑफ गवर्नेंस बना था उसमें ये तीनों सवाल शामिल किए गए थे। लेकिन पिछले एक वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने आडवाणी जी और अटल जी जब बीमार हो गए और आडवाणी जी थोड़े कमजोर हुए तो इन लोगों ने वैसे विवादास्पद व्यक्ति को आगे किया जो इस देश में देश का नेतृत्व नहीं कर सकते हैं। तो उस समय नीतीश कुमार जी ने कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी है, आप बड़ी पार्टी हैं, आपके नेता ही प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन किसी वैसे व्यक्ति को नेता बनाइए जो देश को एक साथ लेकर चल सके। ललन जी इसीलिए मैंने ये सवाल किया, आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए सवाल किया कि 1991-92 में अगर लालकृष्ण आडवाणी सांप्रदायिकता के प्रतीक थे और उनको रोककर सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करने की कोशिश लालू जी ने की, तो आज मोदी को रोकने की कोशिश दरअसल नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सेकुलर पॉलिटिक्स बिहार के अंदर अगर कोई कर सकता है, बीजेपी के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो सकता है तो मैं खड़ा हो सकता हूं। इस संदर्भ में मैंने पूछा था क्या नीतीश जी लालू यादव की नकल कर रहे हैं? नहीं, नीतीश जी सदैव से शुरू से सेकुलर पॉलिटिक्स करते रहे। आपको याद होगा लोकसभा में उन्होंने इस सवाल को उठाया था कि मुस्लिमों को, जो पिछड़ी मुस्लिम हैं, उनको आरक्षण मिलना चाहिए। जब वो एनडीए में थे और लोकसभा के सदस्य थे, उस समय वो बिहार के मुख्यमंत्री भी नहीं थे, उन्होंने लोकसभा में इस सवाल को छेड़ा था। तो इसलिए उनका जो सांप्रदायिकता के प्रति और जो सेकुलरिज्म के प्रति जो उनकी मान्यता थी वो सदैव उनके साथ थी और उसको लेकर ही वो आगे चल रहे थे। मतलब आपको लगता है कुछ भी नहीं, बट आलोक मेहता जी मैं आपके पास जानबूझकर अंत में आया क्योंकि बहुत सारे सवाल इस दौरान है और मेरा अपना यह मानना है कि जिस तरीके से लालू यादव ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने की बात की, सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, वो अंत में उसका इतना क्षरण हुआ कि वो जंगलवाद में तब्दील हो गया, घोर परिवारवाद में तब्दील हो गया, अहंकारवाद में तब्दील हो गया और आज हालत यह कि लालू यादव को भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में जेल जाना पड़ा। तो जो राजनीति की दिशा थी उसको पूरी तरीके से उन्होंने एक तरीके से खत्म कर दिया और आज उसी को ऑक्युपाई करने की कोशिश नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो ये लालू यादव की व्यक्तिगत हार है या उस राजनीति की हार है? नहीं, ऐसा है कि इसी सिचुएशन को अलग अलग ढंग से इंटरप्रिटेशन उसका किया जा सकता है जी। अब भारतीय जनता पार्टी का दृष्टिकोण सांप्रदायिक रहा है, वो सांप्रदायिकता की दृष्टि से उसको देख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड नकल भी नहीं कर पा रहा है उन आदर्श चीजों का, असफल है हर मोर्चे पर, इसलिए उनकी अपनी दलीलें हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लालू प्रसाद जी ने बिहार के अंदर लड़ी और उन्होंने जमीन पर जिन सिद्धांतों को उतारा वो उस सिद्धांत की लड़ाई बाबा अंबेडकर से लेकर और उसके पहले जो पेरियार थे उनसे, पेरियार साहब और उसके पहले के जो हमारे जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे उन तमाम लोग का, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, तमाम सिद्धांतों को उन्होंने जमीन पर उतारने का काम किया और ये तिलमिलाहट का कारण यही बना क्योंकि अभी तक तो नीतियों की तिलमिलाहट का कारण आप जिन लोगों के नाम ले रहे हैं वो तमाम बहुत बड़े बड़े लोग हैं और उनमें से किसी को भी जेल जाने की नौबत नहीं और कभी उनके चरित्र पर किसी ने लांछन नहीं लगाया। 1997 में लालू यादव को जेल जाना पड़ा और आज 18 साल बाद फिर उनको जेल जाना पड़ा। आप सुनिए, मैं पूरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं, जिस क्रांति की बात कर रही है, क्रांति है, परिवर्तन है। जिस जड़ता से ये क्रांति जेल में क्यों जाकर खत्म हो रही है? जकड़े हुए नहीं, जेल, आप जेल पर क्यों? जेल बाद में आता है ना। उसके पहले उन्होंने गरीबों को के मुंह में जुबान दी, अपने हक और हुकूक को लेने की क्षमता पैदा की और उसके बाद बिहार के अंदर जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, इसके नायक सिर्फ लालू प्रसाद जी इस युग में हुए और उन्होंने एक ऐसा अंजाम दिया जिसमें कि आम आवाम, लास्ट लाइनर्स ऑफ द सोसाइटी, उसने अपने हक और हुकूक को पहचानने की कोशिश की और उसके बाद हक हुकूक के लिए लड़ने के लिए तैयारी की। आज जिन लोगों को तिलमिलाहट हुई वे तमाम लोग किसी भी मैंने इकट्ठा होकर, आलोक जी मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया।
मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपकी राय से सहमत हूं कि उन्होंने आम आदमी को जवाब दिया, आम आदमी को जबान दी, जो हाशिए पर था उनको जबान दी, लेकिन वो राजनीति जेल में क्यों खत्म हो रही? वो राजनीति की दिशा जेल में क्यों? बात बता रहा हूं जी, मेरी बात पूरी होने दे, आपको जवाब मिलेगा जी। मैं कह रहा हूं कि जब इस तरह के क्रांतिकारी लोगों, जो लोग वोट से नहीं जीत पाए, वो कभी कोर्ट से या फिर किसी और तरीके से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जी। ये तमाम लोग साजिश करके और किसी न किसी रूप में लालू प्रसाद जी को इस तरह के बंधन में डालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि व्यवहारिक जी, आप कह रहे हैं कि साजिश के सच में क्या ये साजिश है? एक मिनट आपको बता, क्या ये साजिश है क्या, या इस जो राजनीति चल रही थी उसमें जेल जाना ही था? ये साजिश थी क्या? देखिए, मेरी मान्यता यह है कि जो घटनाक्रम पिछला रहा है और जो इसके पूरे प्रकरण की पृष्ठभूमि है जी, उस पृष्ठभूमि में राजनीति तो इन्वॉल्व्ड थी, इसमें तो कोई शक है नहीं। वैचारिक आधार पर भले ही समता पार्टी, जो तत्कालीन समता पार्टी थी, आज जेडीयू है, तत्कालीन समता पार्टी और लालू प्रसाद जी की पार्टी, वैचारिक धरातल पर बहुत बड़ा अंतर उनमें नहीं है। केवल अब अवसरवादिता का सवाल था, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी का सवाल था। लिहाजा दोनों राजनीतिक पार्टियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा थी इस बात की कि वो अपना वर्चस्व कायम कर सकें बिहार की राजनीति में। वहां किसने क्या भूमिका अदा की, अब इन सब सारी चीजों पर दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि साजिश हुई लालू यादव के पास। क्या सत्यव्रत चतुर्वेदी जी भी मानते हैं? आलोक मेहता भी कह रहे हैं कि भाई नहीं, साजिश के तहत हुआ। देखिए, मैं एक ही बात कह सकता हूं जी कि इस समूचे प्रकरण में राजनीति जरूर जुड़ी हुई थी, लेकिन इसमें साजिश केवल हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं, क्योंकि इतने बड़े कांड में जो 18 वर्षों तक जिसके ऊपर मुकदमा चला, अगर वो केवल साजिश का ही हिस्सा होता तो फिर अदालतें और न्यायपालिका में इन सारी चीजों का निराकरण करने का अवसर था। बट राजीव प्रताप रूडी जी, क्या आप इस बात से इनकार करेंगे कि ठीक है लालू यादव जेल में गए, बट लालू यादव ने बिहार के पिछड़ों को, दलितों को और एक उस तबके को जो झुग्गी झोपड़ी में रहता है, बहुत गरीब था, दरिद्र नारायण जिसको गांधी जी कहते, उनको जुबान दी, वो बोलने लायक हुए, वो खड़े होकर बोलने लगे। क्या लालू यादव के इस ऐतिहासिक योगदान को आप नकारेंगे? देखिए, निश्चित तौर से अगर उनका कोई राजनीति में योगदान था तो अभी वो 2 बार 7 साल वो मुख्यमंत्री रहे, फिर उसी ताकत से अपने पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। कामयाब लोकतंत्र है साहब, कि खुद जेल जाए आदमी और अपने पत्नी को बना दे, तो इससे बड़ा ताकत किस लोकतंत्र में हो सकता है जी। लेकिन ये कहां का अधिकार है कि आपने गरीबों की आवाज शुरू की और आप गरीबों की ताकत की बात करना शुरू किए और उसके सीधे एक 5,000 करोड़ का घोटाला होता है, उसमें आपकी भागीदारी मिलती है और आप जेल चले जाएं, तो गरीबों के नाम पर, जो गरीबों का विश्वास था, जिन गरीबों के लिए वो पैसा था, जिनके लिए उन्हें काम करना था, उसका दायित्व क्या लालू प्रसाद जी का समाप्त हो गया और उसी दायित्व का निर्वहन करने के लिए उन्हें वो कुर्सी पर बैठाया गया था। तो मुझे लगता है कि इसको लेजिटिमाइज करना कि आज वो करप्ट हैं, आज वो उनके चार्जेस है करप्शन है, वो जेल में गए, और उसको भी लेजिटिमाइज करना कि उन्होंने बड़ा काम किया। समाज ने आपको मौका दिया था, और एक बार नहीं 2-2 बार, और पूरे 15 साल आप बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वर्चुअली बने रहे। फिर बिहार की जनता ने, उसी गरीबों ने उनके खिलाफ वोट दिया, और उसी गरीब, और उस समय जिसको वोट दिया वो हमारे बीजेपी के साथ चल 17 वर्षों तक। ललन जी अब ढांचा बता रहे हैं पूरा कि बीजेपी के क्या साथ है, लेकिन एक बार ये नहीं कह रहे कि नीतीश कुमार और आप सब लोग 17 साल तक हमारे साथ चले हैं। उस बात को ये भूल गए और अचानक उनको दिखने लगा, और उस दौरान नरेंद्र मोदी जी के साथ फोटो खिंचवाने में कोई दिक्कत नहीं, और मंच पर जाकर के अलग लड़ाई है। जी के अच्छे दोस्त है प्रेम कुमार मनी, उनको उन्होंने 2004 के बाद कहा था कि ये गरीब का लड़का है और अति पिछड़ा जाति से नरेंद्र मोदी जी आते हैं। बड़ा दुर्भाग्य। उसका चर्चा बाद में करेंगे, मुझे ललन जी उसका जवाब भी देंगे, ललन जी उस पर जवाब देंगे, लेकिन लालू प्रसाद ये राजू जी मैं आपको रोकूंगा, वो सब देख रहे हैं। और 27 अक्टूबर की रैली में चाहे वो लालू प्रसाद जी हो या फिर नीतीश कुमार जी है, देख लेंगे कि नरेंद्र मोदी के अपमान का चलिए वो 22 तारीख को देखा जाएगा। मैं उस पर चर्चा आज नहीं करना चाहता हूं। राहुल जी, राजू जी मैं आपको रोकूंगा। राहुल जी, ये जो पूरी की पूरी पॉलिटिक्स है, क्या ये मान लिया जाए कि लालू यादव का ऐतिहासिक योगदान इतिहास में जब भी मूल्यांकन होगा तो गलत होगा, सिर्फ इस आधार पर होगा कि जंगल राज उनके राज में था, बिहार एक काले खो में चला गया था, या जो पिछड़ों को जबान दी उस आधार पर भी उनका आकलन होगा? दोनों आधार पे होगा। उन्होंने
उन्होंने पहले अपने कार्यकाल में और अपनी शुरुआती दौर में निश्चित रूप से पिछड़ों को और जो दलित थे, जो बिल्कुल जिनकी कोई आवाज नहीं थी, उनको आवाज दी, उनको एक स्वाभिमान दिया और एक नया आत्मविश्वास दिया। तो कहे उनका आत्मबल बढ़ाया। ये एक बहुत बड़ा योगदान था। लेकिन केवल आत्मविश्वास और अभिमान और स्वाभिमान के बल पर आप जी नहीं सकते। उन सालों के बाद, उसके बाद जो उनका नैतिक पतन हुआ है लालू यादव का, जिस तरह वो अपने परिवार के और पारिवारिक भ्रष्टाचार में घिरे, उसके बाद उन्होंने लोगों को केवल झुंझुनावाद का एक झुंझुना दिया है और पूरे उन्होंने अपने सहयोगियों, अपने अनुयायियों और समर्थकों समेत पूरे बिहार को अविकास के, पिछड़ेपन और गरीबी के जिस गर्त में ढकेला है, मैं समझता हूं कि वो ऐतिहासिक मिलेगा। उनको जैसा समर्थन मिला था, वैसा चाहते तो वो बिल्कुल एक नए बिहार का निर्माण कर सकते थे, लेकिन एक बने बनाए बिहार को भी उन्होंने नष्ट किया। मैं समझता हूं ये जो उनका नकारात्मक योगदान है, ये उनके सकारात्मक योगदान पर हमेशा इतिहास में भारी पड़ेगा। हमेशा भारी पड़ेगा। सच एक मेरी वाक्य में मैं जोड़ दूं, इतिहास बड़ा निष्ठुर होता है और जब भी कभी मूल्यांकन इतिहास करता है तो वो आइसोलेशन में नहीं करता है, समग्रता में करता है। और समग्रता के जब आंकलन होगा तो लालू प्रसाद यादव की जो आज वर्तमान स्थिति है, उस स्थिति के ही केवल पक्ष में नहीं देखा जाएगा, उसे उस संदर्भ में नहीं देखा जाएगा, उनके योगदान के संदर्भ में भी देखा जाएगा और उनकी नकारात्मकता को देखा जाएगा। वक्त छोटे से ब्रेक में जाने के पहले ललन जी, चूंकि हमारे साथ सिर्फ 8:30 बजे तक हैं, ललन जी जो सवाल राजीव जी उठा रहे थे, अगर उसका आप संक्षेप में जवाब दे दो तो बड़ा अच्छा होगा, अन्यथा राजीव जी की बात अधूरी रह जाएगी और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, आपकी शिकायत बनी रहेगी। ललन जी देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जी को पहले हम फैक्चुअली उनको सही करना चाहते हैं। कई और दूसरे चैनल में भी हमने सुना है, वो कह रहे हैं 5,000 करोड़ का, ये 5,000 करोड़ का मामला नहीं था। याचिकाकर्ता की हैसियत से हमको मालूम है कि ये 3100 करोड़ का मामला था और जांच में ये 1,000 करोड़ के कागजात एकत्रित हो पाए। दूसरी बात, जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और फोटो खिंचाने की बात की, तो आजकल ये लोग लगता है कि पूरे तौर पर सुबह से शाम तक ये जाप में ही लगे रहते हैं, नमो नमो के जाप में, तो उसी जाप का ये अंश है। लेकिन जो जिस फोटो की ये बात कर रहे हैं वो प्रकाश सिंह बादल जी के शपथ ग्रहण समारोह का मामला था और उस मामले में उस तरह के मंच पर अगर 10 आदमी आमंत्रित हैं और कोई आदमी किसी के साथ बैठ जाए तो वो फोटो खिंचाना नहीं होता है। तो इसलिए उनको करेक्ट कर ले, वो बात अगर बोले तो जरा तथ्यों के और सही बात को रखे तो उससे ज्यादा सुविधा होगी। बिल्कुल। तीसरी बात जो हम अंतिम बात कहना चाहते हैं, चूंकि हमको जाना है इसलिए हम आपको अंतिम बात कह के समाप्त करना चाहते हैं कि लालू जी ने सामाजिक, राहुल जी की भी बात हमने सुनी, सामाजिक न्याय की जो जुबान की बात आप कह रहे हैं, जुबान देने की यहां जरूरत नहीं थी, उनके लिए करने की जरूरत थी। लालू प्रसाद जी ने अपने पूरे 15 वर्षों के शासनकाल में उन तबके का भावना भड़का के उसकी आड़ में परिवारवाद चलाया और नीतीश कुमार जी ने पिछले 8 वर्षों के शासनकाल में उनकी भावना को नहीं भड़काया, बल्कि वास्तविक में जो सामाजिक न्याय की परिभाषा है उस परिभाषा के अनुरूप उन तबका